हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा एसएसटी का लेसन 6 चल रहा था, उपनिवेशवाद और एक शहर की कहानी। तो इसके कुछ पेजेस मैंने आपको ऑलरेडी रीड करवा दिए हैं। अब इसका एक लास्ट पेज रह गया है, उसे हम आज इस वीडियो में रीड करेंगे। लास्ट पेज से पहले यहाँ पर एक टॉपिक हमारा रह रहा था, नगर पालिका योजना बनाती है। 1931 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाके में भयंकर भीड़ है। जब 1931 में जनगणना की गई तब पता चला कि जो पुराना शहर था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते, यानी 1 एकड़ में 90 लोगों का निवास था, जबकि नई दिल्ली के प्रति एकड़ में औसतन केवल 3 लोग रहते थे। और जो नई दिल्ली बसी थी उसमें 1 एकड़ में 3 लोग रहते थे। पुरानी दिल्ली में आप देखेंगे 1 एकड़ में 90 लोग और नई दिल्ली में 1 एकड़ में 3 लोग रहते थे। पुराने शहर बिगड़े हालात के बावजूद पनपते रहे। पुराने शहर में रहने वालों के लिए 1888 में रॉबर्ट क्लार्क ने लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना बनाई। पुराने शहर में सुधार करने के नाम पर उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसको नाम दिया था लाहौर गेट सुधार योजना। वे चाहते थे कि यहाँ रहने वाले निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ले जाया जाए। इस चौराहे के चारों ओर दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना बनाई गई। सभी सड़कों का आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्ले के निर्माण के लिए जमीन के ऐसे एक जैसे टुकड़े कर दिए गए। इस स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं बन पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से मुक्त कराने की कोई योगदान नहीं दिया, यानी ये योजना पूरी नहीं हो पाई। 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था खराब थी। 1912 में भी जो नए स्थान थे, जलापूर्ति यानी जलपूर्ति की व्यवस्था और निकासी की यानी कचरा, पानी, मल वगैरह निकासी की व्यवस्था खराब थी। 1936 में दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया। 1936 में एक सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया। इस योजना के अंतर्गत अमीर लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पर दरियागंज नामक इस इलाका जो आप अब भी सुनते होंगे दिल्ली में है, वहाँ पर ऐसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के आसपास रिहायशी मकान बनाए गए। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के आधार पर जगह बांटी गई। मकानों के बीच में प्राइवेसी के सोचकर भी एक फैमिली 4 बंदों की 6 बंदों की उनके हिसाब से अलग अलग पोर्शन उसमें बनाए गए। अब बहुत से परिवार या समूह एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे होने लगे। तो यहाँ तक तो ये हमारा लेसन था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में हॉवर्ड बेकर के बारे में जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया है पुरानी दिल्ली की एक सड़क का नज़ारा। भाई पुरानी दिल्ली उस समय कैसी होती थी, ऐसे कंजेस्टेड सी भरी हुई, दोनों तरफ देखें आप कैसे कंजेस्टेड से मकान बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चित्र 16 और 17 को देखने पर आएंगे। ये देखिए 16 चित्र, ये 16 है और चित्र 17 ही है, ठीक है। चित्र 16 और 17 को देखने पर आप पाएंगे कि इन दोनों इमारतों में काफ़ी समानता है। ये दोनों इमारतें जो हैं वो एक सी लग रही हैं, किंतु ये दोनों इमारतें एकदम अलग अलग महाद्वीपों की है। इसका क्या संकेत है? 1890 के दशक के आरंभ में हर्बर्ट बेकर नामक युवा अंग्रेज वास्तुकार रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। जिसने दिल्ली का नक्शा तैयार किया था ना मैप, वो उसमें एक था नहीं, हर्बर्ट बेकर। वहाँ रोजगार की तलाश में कहाँ पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ वह केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से मिला। किससे मिला? सेसिल रोड्स से। बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम और प्राचीन रोमन और यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव जगा दिया। बेकर के भीतर उसने जो वो केप टाउन के गवर्नर सेसिल ने क्या किया, उसने बेकर के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम और प्राचीन जो रोमन और यूनानी वास्तुशिल्प है उसके प्रति भी सम्मान और प्रशंसा जगा दी। चित्र 17 में आप दक्षिण अफ्रीका में बसे, ये वाला चित्र, ठीक है। चित्र 17 में आप दक्षिण अफ्रीका में बसे प्रिटोरिया शहर की यूनियन बिल्डिंग देख सकते हैं। किसकी? प्रिटोरिया शहर की, जिसकी रूपरेखा बेकर द्वारा बनाई गई थी। ये जो देख रहे हैं ये प्रिटोरिया का क्या है? यूनियन बिल्डिंग है। और इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? बेकर, हर्बर्ट बेकर ने।
इसमें उसने प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का उपयोग किया था, जिनका इस्तेमाल बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में भी किया था। यानी इसमें जो वास्तुशिल्प और बाकी चीज़ों का जो प्रयोग किया है, वही उन्हीं तत्वों का प्रयोग उसने दिल्ली स्थित सचिवालय को बनाने में भी किया था। यूनियन बिल्डिंग की नई दिल्ली में बने सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी पर ही बनी थी। यूनियन बिल्डिंग भी जो नई दिल्ली का सचिवालय जैसे वो पहाड़ी पर बना है, इसी तरीके वह भी यूनियन बिल्डिंग भी पहाड़ी पर बनी थी। क्या आपने गौर किया कि सत्ता में बैठे लोग नीचे से ऊपर की ओर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर देखना ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब सत्ता में बैठे लोग जो थे वो ऐसी बिल्डिंगें ऊंचे स्थान पर बनवाते थे जिससे वो ऊपर से बैठ कर नीचे के लोगों को देख सकें। यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों का निर्माण शाही दफ्तरों के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? शाही दफ्तरों के लिए हुआ था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन नंबर 6, जिसका नाम था उपनिवेशवाद और एक शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। एक शाही राजधानी कौन सी? हमारी दिल्ली। तो इसमें हम लेसन में हमने जाना कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से दिल्ली को भारत की राजधानी में तब्दील किया, कितने बार दिल्ली जो थी भारत की राजधानी बनी और कितनी बार नहीं बनी। ये सारा दिल्ली की राजधानी बनने की सारी कहानी हमने इस लेसन में पढ़ी है। और इस लेसन में हमने समझा है दिल्ली की संरचना किस प्रकार से तैयार हुई थी, किस प्रकार से दिल्ली का एरिया जो है, सारा क्षेत्र है, वो कैसे सघन जनसंख्या वाला यानी घनी जनसंख्या वाला हो गया। क्या क्या कारण रहे थे कि दिल्ली में जो जनसंख्या थी वो बढ़ती चली गई। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान से सिख और क्या कहते हैं हिंदू शरणार्थी आए और वह दिल्ली में बस गए, तो एकदम से जो दिल्ली की जनसंख्या थी वह बढ़ गई। और जब जनसंख्या बढ़ गई तो दिल्ली को कितने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से दिल्ली में उन समस्याओं से निजात पाई गई। आपने ये सब इस लेसन में समझा है, मैंने आपको इसे समझा। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि ये जो भी वीडियोज़ हैं इन्हें आप एक बार प्लीज़ देखा करो पूरी, शुरू से लेके लास्ट तक, और अपनी बुक को भी रीड किया करो ताकि आपको ये लेसन डीपली समझ आ सके। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो क्वेश्चन है वो पूरे लेसन के बेसिक रहेंगे कि शॉर्ट, उनमें से कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आप लेसन को वीडियो के साथ साथ अपनी बुक से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने पे जोर नहीं देना पड़ेगा। एक बार अगर आपने लेसन को मन से डीपली रीड कर लिया तो वहीं से आपको इनके क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। और आपके जो भी टेस्ट वगैरह होंगे वो इन बेसिक क्वेश्चन आंसर के आधार पर ही होने हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि बाकी बच्चों के भी किस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप टेस्ट आपके लास्ट ईयर भी हुए थे, ऐसे ही अब होंगे। अगर आप अच्छी पोजीशन पाना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस को डीपली देखना है, सुनना है और अपनी बुक्स को भी डीपली रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपकी एसएसटी की दूसरी बुक स्टार्ट करूँगी। तब तक आप ये बुक कंप्लीट कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिए और उन्हें लर्न कीजिए ताकि मेरे साथ साथ आपका काम भी पूरा हो। आपने फिर नोटबुक भी पूरी करनी है और क्वेश्चन आंसर लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।